जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, अभी के इस लेक्चर में यहाँ पर ना तो मैं कोई क्लास करवाने वाला हूँ पीपीटी के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, और ना ही बोर्ड के माध्यम से। आज जो मैं आप लोगों से यहाँ पर रूबरू हो रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि बहुत समय पहले मेरे द्वारा जो कुमाऊं का चंद वंश है उसका जितना भी इतिहास रहा है उसको मेरे द्वारा पोयम फॉर्म में यानी कि काव्य रचना के रूप में लिखा गया था। और बहुत समय हो गया था कि मैं उस वीडियो को आप लोगों के बीच अपलोड तो करना चाह रहा था, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण आप लोगों की और क्लासेस होनी थी और चीज़ें होनी थी, उसकी वजह से मैं वो वीडियो आप लोगों के बीच नहीं रख पाया। आप लोग भी सोचते होंगे कि हमारे चैनल का नाम क्या है, जनकवि स्टडी हब है, यानी कि कुछ ना कुछ कविताओं से रिलेटेड तो हो गई, ठीक है, लेकिन एकदम 1-1.5 साल से इस चैनल के ऊपर कविताओं का कोई नाम नहीं है, पोएम्स का कोई नाम नहीं है। उसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न है साथियों, क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में इतनी व्यस्तता है कि जिसके कारण मेरे को ना तो लिखने का टाइम मिल पाता है और ना ही उन चीज़ों को आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने का टाइम मिल पाता है। लेकिन बहुत समय पहले, लगभग 1 या 1.5 साल पहले मेरे द्वारा कुमाऊं का चंद वंश के ऊपर, कुमाऊं आपका गढ़वाल का जो पंवार वंश है, आपका ब्रिटिश शासन का इतिहास है, इन सभी जो ये इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित बातें हैं, इनका मेरे द्वारा पहले ही कविता रूप में रूपांतरण किया गया है। तो अब मैं समझता हूँ कि वो सटीक टाइम आ गया है जब ये वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचने चाहिए। तो उसी क्रम में मेरा आज ये पहला वीडियो है, ठीक है, जो चंद वंश से संबंधित होगा, जिसमें हम बहुत ही सरल और सुबोध ढंग से कविता के रूप में कुमाऊं के चंद वंश को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कविता के रूप में शुरू करते हैं कुमाऊं का चंद वंश। तो साथियों सुनिए आप लोग। इष्ट देव को नमन कर करते हैं यारों शुरुआत, इष्ट देव को नमन कर करते हैं यारों शुरुआत, बड़ी सरलता के साथ करते हैं आज हम कुमाऊं के चंद वंश की बात, आज हम कुमाऊं के चंद वंश की बात। चंद वंश की स्थापना 700 एडी में सोमचंद कर जाता है, झूसी प्रयाग से वंश यारों ये कुमाऊं की ओर आता है, झूसी प्रयाग से ये वंश यारों कुमाऊं की ओर आता है। लोहा घाट के सुई राज्य में बर्मदेव शासन करता था, लोहा घाट के सुई राज्य में बर्मदेव यारों शासन करता था, जिसके अत्याचारों को पूरा कुमाऊं यारों सहता था। जब सोमचंद यारों मेरे कुमाऊं क्षेत्र में आता है, उससे प्रभावित होकर ब्रह्मदेव बेटी की शादी उससे करवाता है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। सोमचंद को इतिहास में भाई कन्नौज नरेश का बताया जाता है, सोमचंद को इतिहास में भाई कन्नौज नरेश का बताया जाता है। कोतवाल छावनी सोमचंद को दहेज में बर्मदेव दे जाता है, कोतवाल छावनी सोमचंद को दहेज बर्मदेव दे जाता है। आगे सुनिए। सोमचंद चंपावत में राजबुंगा का किला यारों बनाता है, जिसका आकार यारों मेरे अंडाकार हमको दिख जाता है। सोमचंद के द्वारा ही 4 किलेदार चाराल बनाए जाते हैं, बोराकार की तड़ाकी व चौधरी मेरे यारों जो कहलाते हैं।
दूनाकोट का युद्ध। दूनाकोट का युद्ध सोमचंद व रावत राजा के बीच होता है। दूनाकोट का युद्ध यारों सोमचंद और राजा रावत के बीच होता है। और विजय सिरे की माला यारों, वह विजय सिरे की माला यारों अपना सोमचंद पहनता है, अपना सोमचंद पहनता है। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति का सिरे भी सोमचंद को जाता है। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति का सिरे भी सोमचंद को जाता है। सोमचंद को यारों मेरे शिव का उपासक माना जाता है, शिव का उपासक माना जाता है। मेहरा को मंत्री तो फड़त्यालों को सेनापति सोमचंद बनाता है। मेहरा को मंत्री तो फड़त्यालों को सेनापति सोमचंद बनाता है। ग्रामों में सोमचंद बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति कर जाता है, बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति कर जाता है। डोटी शासक जयदेव मल को सोमचंद द्वारा कर दिया जाता है। डोटी शासक जयदेव मल को सोमचंद द्वारा कर दिया जाता है। सोमचंद यारों मेरे एक मांडलिक राजा के रूप में शासन कर पाता है। आई होप दोस्तों जो चीज़ें हैं वो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या किस तरीके से घटनाक्रम आगे चल रहा है। पूरे राजाओं का जिक्र इसके अंदर होगा, इसलिए आप एक एक बात को ध्यान से सुनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डोटी राजाओं के बारे में भी हम पढ़ते हैं। नेपाल वाले क्षेत्र को यारों डोटी हम कहते हैं। डोटी राजाओं को यारों मलवंशी कहा जाता है। डोटी राजाओं को यारों मलवंशी कहा जाता है। इन डोटी के राजाओं को रैका का राजा कहा जाता है। इन डोटी के राजाओं को रैका का राजा कहा जाता है। मलवंश का पहला राजा होने का श्रेय वामदेव को जाता है। मलवंश का पहला राजा होने का श्रेय वामदेव को जाता है, जो अपनी राजधानी चंपा को यारों मेरे बनाता है। अपनी राजधानी जो यारों चंपा को बनाता है। चंदों के राजमहल को उस दौरान चौमहल कहा जाता था। चंदों के राजमहल को उस दौरान चौमहल कहा जाता था। वह चंदों की वंशावली का इतिहास मनोदय काव्य से हमको मिल पाता है। मनोदय काव्य से हमको मिल पाता है। सोमचंद के बाद उनका उत्तराधिकारी आत्मचंद यारों आता है। लगभग 20 वर्षों तक ये गद्दी पर यारों बैठ पाता है। आत्मचंद कतियोरियों का भांजा था, ये आपको ध्यान रखना है। पूछे कोई तीसरा शासक कौन है तो पूर्णचंद का नाम आपको कहना है। पूर्णचंद का नाम आपको कहना है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 3 शासकों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, समझ लिया है। सोमचंद के बाद आता है आत्मचंद जो कतियोरियों का भांजा है, और सोमचंद का पोता होता है कौन? पूर्णचंद, ठीक है। चलिए चौथा शासक चंदवंश में इंद्रचंद यारों मेरे बन जाता है, जिसको कुमाऊं इतिहास में यारों घमंडी राजा बतलाया जाता है। इंद्रचंद के द्वारा यारों चीन से व्यापारिक संबंध बनाए जाते हैं। वह साथ ही इंद्रचंद अपने यहाँ रेशम के कारखाने लगवाते हैं। अब हम सीधे 8वें राजा बीणाचंद की चर्चा करते हैं, जिसको इतिहासकार यारों एक भोगी विलासी राजा कहते हैं। बीणाचंद के समय ही कुमाऊं पर खसों का कब्जा होता है। बीणाचंद के समय ही कुमाऊं पर खसों का कब्जा होता है। पूरे 200 साल तक यारों मेरे यहाँ खसों का शासन रहता है। यहाँ पर यारों खसों का शासन रहता है। खसों का पहला शासक यारों
खसों का पहला शासक यारों बिजड़ को माना जाता है, बिजड़ को माना जाता है। सोपाल यारों खसों का, सोपाल यारों खसों का अंतिम राजा रह जाता है, अंतिम राजा रह जाता है। फिर घटनाक्रम ने घटना चक्र में यारों ऐसा चक्र चलाया, वीरचंद ने, ठीक है, वीरचंद ने खसों को पराजित करके फिर से चंद वंश को अस्तित्व में लाया, फिर से चंद वंश को अस्तित्व में लाया। देखिए कहानी क्या है, बीणाचंद के समय तो हार हो जाती है चंदों की, लेकिन ठीक 200 साल बाद सोपाल को हराकर वीरचंद नाम से ही पता चल रहा है, जतो नाम ततो गुण, ठीक है, यही वाली बात। वीरचंद है क्या करता है, खसों को हराकर फिर से चंद वंश की क्या कर देता है, आपके कुमाऊं में स्थापना कर देते हैं। श्री सोन खटायन नामक सेनापति, श्री सोन खटायन नामक सेनापति इस अभियान में साथ देता है। अपना अभिषेक राजभुंगा किले में यारों मेरे वीरचंद करता है, यारों वीरचंद करता है। आगे देखिए, जिक्र अब हम सीधे 17वें राजा नानकी चंद के बारे में करते हैं। जिक्र अब हम सीधे 17वें राजा नानकी चंद के बारे में करते हैं। इसके समय में अशोक चल के आक्रमण के यारों हमको साक्ष्य मिलते हैं। अशोक चल का आक्रमण यारों 1191 में कुमाऊं पर होता है। गोपेश्वर और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से, गोपेश्वर और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से हमको इस बात का पता चलता है। 25वां शासक त्रिलोक चंद था, 25वां शासक त्रिलोक चंद था, ऐसा इतिहासकार हमको बताते हैं। छकाता परगना पड़ता है आपके नैनीताल के अंदर, ठीक है, तो सुनना आप लोग, छकाता परगना नैनीताल को जीतकर अपने राज्य में ये मिलाते हैं, ठीक है। तो कौन मिलाता है छकाता परगना को? त्रिलोक चंद, आप लोगों को ध्यान रखना है। भीमताल में किले का निर्माण यारों त्रिलोक चंद करवाता है, साथ ही अपने राज्य विस्तार कर अपने राज्य में ये राज्य को ये बढ़ाता है, राज्य ये अपना बढ़ाता है। अब थोड़ा सा विस्तृत रूप से ज्ञानचंद के बारे में पढ़ते हैं। ज्ञानचंद के बारे में पढ़ते हैं। 1374 से लेकर 1419 तक ये कुमाऊं पर शासन करते हैं, कुमाऊं पर ये शासन करते हैं। तो ज्ञानचंद के बारे में आप लोगों को एक और बात ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यह यारों शासक रह पाता है। पूरे 45 साल तक यारों ये कुमाऊं पर शासन कर जाता है। चंदवंश का पहला राजा जो यारों दिल्ली दरबार को जाता है, गरुड़ की उपाधि से फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे सम्मान मिल पाता है। गरुड़ की उपाधि से फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको सम्मान मिल पाता है। ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह यारों मेरे गरुड़ ही गाय की जगह रहता है। गोबासा ताम्रपत्र में भी यारों हमको ज्ञानचंद का जिक्र मिलता है। सेरा खटकोट तामपत्र से यारों राजा अधिराज महाराज इसको कहा गया है। सेरा खटकोट ताम्रपत्र में यारों इसको राजा अधिराज महाराज इसको कहा गया है। ध्यान रखना, तराई वाला क्षेत्र इसको तुगलकों द्वारा दिया गया है। ज्ञानचंद का प्रमुख सेनापति नीलू कठायत यारों मेरे था। ज्ञानचंद का प्रमुख सेनापति नीलू कठायत मेरे यारों था। ज्ञानचंद इसको यारों कुमैया खिल्लत कहता था।
सिर जस्सा कमलेखी, सिर जस्सा कमलेखी यारों, नीलू कठायत का दुश्मन था, ज्ञानचंद के बाद इसका पोता, ज्ञानचंद के बाद इसका पोता उद्यान चंद चंद वंश का प्रमुख शासक था। बालेश्वर मंदिर का निर्माण, बालेश्वर मंदिर का निर्माण चंपावत में उद्यान चंद करवाता है। साथ ही पूरे 1 वर्ष के लिए जनता का माफ कर जाता है, जनता का माफ कर जाता है। बालेश्वर मंदिर निर्माण में ब्राह्मण कुंज शर्मा का योगदान रहता है, ब्राह्मण कुंज शर्मा का योगदान रहता है, जिनका संबंध यारों मेरे मोदी के गुजरात से रहता है, मोदी के गुजरात से रहता है। अब दोस्तों सीधा हम 35वें राजा भारती चंद की बात करते हैं। 1437 से लेकर 1450 तक ये कुमाऊं की गद्दी पर रहते हैं। समस्त जातियों की एक सेना भारती चंद यारों बनाता है, समस्त जातियों की एक सेना भारती चंद यारों बनाता है। डोटी शासक जयमल से 12 साल तक लड़कर उसको ये हराता है, 12 साल लड़कर उसको ये हराता है। पहला स्वतंत्र शासक ये चंदवंश का बन पाता है, पहला स्वतंत्र शासक ये चंदवंश का बन पाता है। इसी के टाइम पर नायक जाति का उद्भव हो जाता है, इसी के टाइम पर नायक जाति का उद्भव हो जाता है। जब डिटेल क्लास चलेगी दोस्तों, जब आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा चंदवंश के बारे में, तो वहाँ पर मैं हर एक चीज़ का जिक्र करूँगा। ठीक है कि किस तरीके से नायक जाति की उत्पत्ति होती है, क्या क्या घटनाक्रम रहता है, हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन जो ये अभी आप लोगों को ये कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक कविता के माध्यम से, ये आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करेगा चीज़ों को रिवाइज करने में। ठीक है, और अगर आप लोग पहली बार भी पढ़ रहे हो, अगर आप विद्यार्थी नहीं भी हो, फिर भी आप सभी को हक है कि आप लोग अपने उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जरूर जानें। शोरसीरा थल जैसे क्षेत्रों को ये अपने पुत्रों की मदद से जीतता है। इतिहास में इसके पुत्र का नाम रत्नचंद हमको मिलता है, रत्नचंद हमको मिलता। चंपावत के खेती खान ताम्रपत्र में हमको रत्नचंद का उल्लेख मिलता है। इनके समय ही डोटी का शासक नागमल यारों विद्रोह करता है, पर बड़ी आसानी से यारों रत्नचंद इस विद्रोह को दबाता है, रत्नचंद इस विद्रोह को दबाता है। साथ ही सीरा जीत कर सामंत बसेड़ा राजपूत को वहाँ का बनाता है, सामंत बसेड़ा राजपूत को वहाँ का बनाता है। रत्नचंद का उत्तराधिकारी यारों कीर्तिचंद 1488 में बनता है। रत्नचंद का उत्तराधिकारी यारों कीर्तिचंद 1488 में बनता है। गढ़वाल शासक अजयपाल को यारों मेरे ये पराजित करता है, यारों मेरे ये पराजित करता है। बारामंडल व विशोध क्षेत्र को अपने राज्य में कीर्तिचंद मिलाता है। देघाट को यारों ये बॉर्डर कुमाऊं गढ़वाल का बनाता है। अब महत्वपूर्ण शासक की यारों हम बात करते हैं, जिसको इतिहास में यारों भीष्मचंद कहते हैं। 1512 से लेकर 1530 तक यारों ये गद्दी पर बैठा रहता है और चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी यारों ये शिफ्ट करता है। ठीक है,
शिफ्ट मतलब नींव रखता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। शिफ्ट कौन करेगा, इसका बेटा करेगा, लेकिन नींव कहीं ना कहीं भीष्मचंद्र रखता है, तो शिफ्ट की बजाय यहाँ पर नींव आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। नींव रखने का काम ये करता है, ठीक है। जैसे इतिहास में कुतुब मीनार की नींव तो खुद वो रख लेता है, वो ऐबक रख लेता है, लेकिन उसको पूरा करवाने का काम कौन करता है, इल्तुतमिश करता है 1530 में। तो सेम सी कहानी है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। खगमरा के किले का निर्माण, खगमरा के किले का निर्माण यारों भीष्मचंद करवाता है, यारों भीष्मचंद करवाता है। बालो कल्याण चंद को यारों, अब बालो कल्याण चंद को यारों मेरे ये अपने उत्तराधिकारी अधिकारी बनाता है। बालो कल्याण चंद को यारों ये उत्तराधिकारी बनाता है। 1568 में बालो कल्याण चंद अल्मोड़ा का पूर्ण निर्माण करवाता है और 1545 से लेकर 1568 तक इसका शासनकाल रह पाता है, इसका शासनकाल रह पाता है। मल वंश के हरिमहल की बहन, मल वंश के हरिमल की बहन से इसकी यारों शादी होती है। दहेज में इसको यारों मेरे, दहेज में इसको यारों मेरे शोर प्रांत की प्राप्ति होती है, शोर प्रांत की प्राप्ति होती है। लाल मंडी किले का निर्माण, लाल मंडी किले का निर्माण इसके द्वारा ही करवाया जाता है, इसके द्वारा ही करवाया जाता है। गंगोली व दानपुर को यारों, गंगोली व दानपुर को यारों ये अपने राज्य में मिलाता है, ये अपने राज्य में मिलाता है। अपने शासनकाल में ये पंचायती पद्धति भी लागू करवाता है, पंचायती पद्धति भी लागू करवाता है। मणकोट राज्य को यह यारों, मणकोट राज्य को यह यारों अपने राज्य में मिलाता है, अपने राज्य में मिलाता है। अब यारों मेरे रुद्रचंद्र पर हम चर्चा करते हैं। 1568 से 1597 तक ये गद्दी पर यारों रहते हैं। 1568 से लेकर 1597 तक ये गद्दी पर रहते हैं। तो दोस्तों ये इस जो हमारा ये चंद वंश का इतिहास था पोयम फॉर्म में, इसका ये पहला पार्ट था। जल्द ही आप लोगों के बीच इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा चंदवंश है ये पोयम रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करोगे। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा तो मैं ऐसे ही क्या करूँगा, इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, फिर पंवार वंश को भी लेके आऊँगा, फिर गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन, सभी को हम एक अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए इस तरीके से करने का काम करेंगे। बाकी जय हो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट सेशन में।